सो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले देखेंगे इक्विलिब्रियम। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं आएंगे डिफाइन इक्विलिब्रियम या फिर राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इक्विलिब्रियम। आपको इक्विलिब्रियम का मीनिंग पता होना चाहिए, ये इक्विलिब्रियम एग्जैक्टली होता क्या है, उसके कंडीशंस क्या है, ये अगर आपको अच्छे से पता है तो इसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो आप लोग बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो यहां पर भी आपको फिर से वही कंसेप्ट यूज करना है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ वाई। अब वो वाला पार्ट तो हमने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया है फर्स्ट चैप्टर में, कोप्लानर फोर्स सिस्टम में। सो हम लोग वही कंसेप्ट यहां पर भी यूज करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं फिर फर्स्ट इक्विलिब्रियम से। अब ये इक्विलिब्रियम एग्जैक्टली होता क्या है। सपोज मैंने एक सरफेस पर एक ब्लॉक रखा है, एक ब्लॉक रखा मैंने, इस ब्लॉक पर मैंने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। ओके, इस ब्लॉक पर मैंने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। तो बताओ ये ब्लॉक कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा। ये ब्लॉक टुवर्ड्स राइट मूव करेगा, है ना, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में ये ब्लॉक मूव करेगा। करेक्ट है। नेक्स्ट, अब अगर मैं यहां पर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूं राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में, मतलब साइमल्टेनियसली दो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, एक 10 न्यूटन लेफ्ट टू राइट और एक 10 न्यूटन राइट टू लेफ्ट। अब बताओ ये ब्लॉक कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा। ये ब्लॉक कहीं पर मूव करेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने दोनों साइड से सेम फोर्स अप्लाई किया, इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई किया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया। ये वाला 10 न्यूटन लेफ्ट टू राइट है, ये वाला राइट टू लेफ्ट है। अब यहां पर फोर्स तो एग्जिस्ट हो रहा है, लेकिन मोशन स्टार्ट हुआ क्या, नहीं। तो इसी को तो इक्विलिब्रियम कहते हैं, समझा। मतलब फोर्स आपने बहुत सारा अप्लाई किया है, वहां पर फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन मोशन स्टार्ट नहीं हो रहा है, बॉडी कहीं पर भी मूव नहीं कर रही है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। सो वो इक्विलिब्रियम स्टेट में हुआ। अब इक्विलिब्रियम में अगर आप लोग समेशन ऑफ एफ एक्स कैलकुलेट करते हो, या फिर समेशन ऑफ एफ वाई कैलकुलेट करते हो, या फिर रिजल्टेंट मूवमेंट कुछ भी कैलकुलेट करते हो, तो आंसर हमेशा आपको 0 ही मिलेगा। देखो ना कैसे, इसमें अगर आपको समेशन ऑफ एफ एक्स कैलकुलेट करना है, समेशन ऑफ एफ एक्स, जिसमें हम लोग अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो फोर्सेस उसका एडिशन करते हैं। अब अलॉन्ग एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल, है ना, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है ना, तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस दैट इज हॉरिजॉन्टल फोर्स जो भी है उसका यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। अब समेशन ऑफ एफ एक्स में तो सबको पता है, जो फोर्स राइट साइड जाता है वो प्लस लेते हैं, जो फोर्स लेफ्ट साइड जाता है वो माइनस लेते हैं। तो इसमें बताओ ना, ये 10 न्यूटन कहां पर जा रहा है, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में, मतलब प्लस 10 आएगा। ये वाला 10 न्यूटन राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, राइट टू लेफ्ट मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, मतलब माइनस आएगा ना ये। तो बताओ 10 माइनस 10 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 0। मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में समेशन ऑफ एफ एक्स कितना होता है, 0 होता है। ओके, समेशन ऑफ एफ एक्स 0 होता है। चलो अब समेशन ऑफ एफ वाई की बात करते हैं। अब आप लोग बोलेंगे अरे यहां पर तो वर्टिकल फोर्स है ही नहीं। एज्यूम करो इस ब्लॉक का कुछ तो वेट रहेगा, करेक्ट, डब्ल्यू इतना वेट लेते हैं। अब बॉडी का जो भी वेट होता है वो हम लोग हमेशा कैसे कंसीडर करते हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं, बराबर। सो इस ब्लॉक का वेट है डब्ल्यू, और वो मैंने कैसे लिया, वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। तो इस ब्लॉक ने इस सरफेस पर क्या किया है, फोर्स अप्लाई किया। कितना फोर्स अप्लाई किया है, डब्ल्यू इतना फोर्स अप्लाई किया, करेक्ट, उसका जितना वेट है उतना फोर्स उसने अप्लाई किया। अब ये सरफेस क्या करेगा उसको, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। जैसे आप लोग व्हाट्सएप पर अपना स्टेटस भी रखते हो, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, करेक्ट। तो सेम वही न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये सिंपल से स्टेटमेंट के ऊपर, इस सिंपल से लॉ के ऊपर आपका ये पूरा चैप्टर डिपेंड करता है, इक्विलिब्रियम। So Newton's third law, every action has equal and opposite reaction। तो यहां पर ये सरफेस ने इस ब्लॉक को कितना रिएक्ट किया, इक्वल रिएक्ट किया एंड अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्ट किया। मुझे बताओ ये सरफेस अगर इस ब्लॉक को कम रिएक्ट करता है, कम, तो क्या होगा, तो ये ब्लॉक जो है वो सरफेस के अंदर जाएगा, करेक्ट। और अगर ज्यादा रिएक्ट करेगा तो ये ब्लॉक जो है ये ऊपर उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। जैसे कि मैं अभी इस फ्लोर पर खड़ा हूं, मेरे बॉडी ने फ्लोर पर फोर्स अप्लाई किया, तो फ्लोर ने क्या किया, उसको रिएक्ट किया, कितना, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्ट किया। मेरे बॉडी का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, और फ्लोर का जो रिएक्शन है वो कैसा है, अपवर्ड्स है, और वो इक्वल रिएक्ट कर रहा है। अगर ज्यादा रिएक्ट करता तो मैं ऐसा ऊपर उठ जाता, कम रिएक्ट करता मैं फ्लोर के अंदर चला जाता, करेक्ट। सो यहां पर ये जो रिएक्शन है ये कैसा है, इक्वल एंड अपोजिट है। नेक्स्ट, तो यहां पर अगर मैं समेशन ऑफ एफ वाई कैलकुलेट करता हूं, तो बताओ अलॉन्ग वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल फोर्स का कैलकुलेशन। अब इसमें आर अपवर्ड्स है,
R फॉर रिएक्शन है, नॉट रिजल्टेंट, R फॉर रिएक्शन। सो ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, पॉजिटिव आएगा, एंड W डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में निगेटिव आएगा, एंड दोनों का वैल्यू तो इक्वल है, इक्वल एंड अपोजिट है, सो इज इक्वल्स टू 0। तो इक्विलिब्रियम में समेशन ऑफ एफ एक्स 0 होता है, समेशन ऑफ एफ वाई भी 0 होता है, एंड समेशन ऑफ मूवमेंट भी 0 होता है, क्योंकि यहां पर समेशन ऑफ एफ एक्स 0, एफ वाई 0, रिजल्टेंट कितना आएगा 0। अब रिजल्टेंट ही नहीं है तो मूवमेंट किसका कैलकुलेट करेंगे, सो मूवमेंट भी क्या आएगा यहाँ पर 0 आएगा। समझा? तो कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, इसको हम लोग आगे जाके सिर्फ COE बोलने वाले, COE। ओके, ये ऐसा पूरा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट क्या बोलेंगे हम लोग, COE, दैट इज कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स 0, समेशन ऑफ एफ वाई 0, एंड देन समेशन ऑफ मूवमेंट 0। सो ये 3 पॉइंट अच्छे से याद रखो, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन ऑफ एफ एक्स 0, समेशन ऑफ एफ वाई 0, समेशन ऑफ मूवमेंट ऑल्सो 0। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब इक्विलिब्रियम एग्जैक्टली होता क्या है, सबको समझ में आ गया है? फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई चाहिए, सबको ये समझा इक्विलिब्रियम एग्जैक्टली होता क्या है? इक्विलिब्रियम मतलब जहां पर फोर्स तो हम लोग अप्लाई करते हैं, फोर्स एग्जिस्ट होता है, लेकिन बॉडी का मोशन स्टार्ट नहीं होता है, बॉडी कहीं पर भी मूव नहीं करते हैं, तो मतलब वो इक्विलिब्रियम स्टेट में। करेक्ट? सो फोर्स तो एग्जिस्ट हो रहा है, अब फोर्स एग्जिस्ट हो रहा है लेकिन रिजल्टेंट कितना आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है। अब रिजल्टेंट ही 0 है तो समेशन ऑफ एफ एक्स 0, समेशन ऑफ एफ वाई 0, समेशन ऑफ मूवमेंट ऑल्सो 0, ये तीनों वैल्यू 0 रहेंगे। इसी को कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब एग्जाम में ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो नहीं आने वाला, डिफाइन द इक्विलिब्रियम, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इक्विलिब्रियम। हाँ, लेकिन ओरल एग्जाम में आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि इक्विलिब्रियम एग्जैक्टली होता क्या है, समेशन ऑफ एफ एक्स 0 क्यों है, एफ वाई 0 क्यों है, तो आप लोग ये डायग्राम ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर सकते हो। समझ में आ रहा है? चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देखते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, दो टाइप के रिएक्शंस होता है, एक होता है इंटरनल रिएक्शन और एक होता है एक्सटर्नल रिएक्शन। जैसे कि मैंने एक सरफेस पर, यहां पर देखते हैं, मैंने एक सरफेस पर एक स्फीयर रखा है। ओके, मैंने एक सरफेस पर स्फीयर रखा है, इस स्फीयर को नाम देते हैं A। अब इस स्फीयर का कुछ तो वेट रहेगा, WA लेते हैं। ओके, WA। अब इस स्फीयर ने क्या किया, इस सरफेस पर फोर्स अप्लाई किया, इसका जितना वेट है उतना उसने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया है। तो ये सरफेस क्या करेगा, उसको रिएक्ट करेगा। करेक्ट? कितना रिएक्ट करेगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहां पर रिएक्शन मिल गया मुझे RA। क्लियर? RA। सो यहां पर ये जो स्फीयर है एंड सरफेस है, दोनों के बीच में जो रिएक्शन मिला है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटर्नल रिएक्शन। ये हो गया अपना एक्सटर्नल रिएक्शन। सो बॉडी एंड सरफेस, ध्यान से सुनो, बॉडी एंड सरफेस दोनों के बीच में जो रिएक्शन होता है उसको एक्सटर्नल रिएक्शन कहते हैं। ओके, बॉडी एंड सरफेस दोनों के बीच में जो रिएक्शन होता है उसको एक्सटर्नल रिएक्शन कहते हैं। करेक्ट? सेकेंड टाइप मैंने क्या बोला है, इंटरनल रिएक्शन। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखो, इस स्फीयर के ऊपर मैं और एक स्फीयर रख रहा हूं, स्फीयर के ऊपर मैंने और एक स्फीयर रखा B। तो स्फीयर B का कुछ तो वेट रहेगा, WB लेते हैं। अब स्फीयर B ने क्या किया, स्फीयर A के ऊपर फोर्स अप्लाई किया। अब स्फीयर A चुपचाप थोड़ी ही बैठेगा, स्फीयर A भी क्या करेगा, उसको रिएक्ट करेगा। अब स्फीयर A अगर रिएक्ट नहीं करेगा तो ये स्फीयर B स्फीयर A के अंदर चला जाएगा, और अगर ज्यादा रिएक्ट करेगा तो स्फीयर B ऊपर चला जाएगा। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है यहां पर। तो स्फीयर A ने क्या किया है, स्फीयर B को उतना ही रिएक्ट किया है जितना स्फीयर B ने स्फीयर A पर फोर्स अप्लाई किया है। तो यहां पर एक रिएक्शन मिलेगा, स्फीयर A स्फीयर B को रिएक्ट कर रहा है ना, तो ये हो गया अपना RB। करेक्ट?
तो इस आरबी को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनल रिएक्शन, इंटरनल रिएक्शन। सो बॉडी एंड सरफेस के बीच में जो रिएक्शन है उसको एक्सटर्नल रिएक्शन कहते हैं, एंड दो बॉडीज के बीच में जो रिएक्शन होता है उसको इंटरनल रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि यहां पर स्पीयर ए एंड स्पीयर बी, ऐसे दो बॉडीज है, दोनों के बीच में जो रिएक्शन मिला उसको इंटरनल रिएक्शन कहते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट, अब ये इसका बेस्ट एग्जांपल क्या दे सकते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल अपना ह्यूमन बॉडी है। देखो जैसे कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरे बॉडी ने इस फ्लोर पर, मैं जिस फ्लोर पर खड़ा हूं उस फ्लोर पर फोर्स अप्लाई किया। करेक्ट। मेरे बॉडी का जितना वेट रहेगा उतना मेरे बॉडी ने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। तो फ्लोर क्या करेगा, उसको रिएक्ट करेगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्ट करेगा। सो मेरे बॉडी और फ्लोर के बीच में जो रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन हुआ, एक्सटर्नल रिएक्शन हुआ, बॉडी एंड सरफेस के बीच का रिएक्शन। सो रिएक्शन का डायरेक्शन टुवर्ड्स बॉडी होता है, एंड टेंशन का डायरेक्शन कैसा होता है, टेंशन मतलब पुल फोर्स, टेंशन का डायरेक्शन कैसा होता है, अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम बॉडी। ओके। जैसे कि एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, हिंदी पिक्चर का एक डायलॉग है, टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का। करेक्ट। टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का, मतलब टेंशन का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, अवे फ्रॉम बॉडी, अवे फ्रॉम बॉडी, टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का। ओके। सो ये डायलॉग याद रखो, ये ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगा, और दोनों में से किसी एक को याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिकली याद रहेगा। रिएक्शन टुवर्ड्स बॉडी, टेंशन अवे फ्रॉम बॉडी। ओके। चलो, तो अब इसके बाद हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट देखने वाले हैं, लैमिस थ्योरम। उसके पहले ये फटाफट अपने नोटबुक में लिख के लो फास्ट। चलो, तो नेक्स्ट रिएक्शन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम देखते हैं, लैमिस थ्योरम। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम देखते हैं, लैमिस थ्योरम। अब लैमिस थ्योरम कौन से प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए आपको तीन कंडीशंस चेक करने हैं। वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, आप लोग लैमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। लैमिस करके एक साइंटिस्ट था, उसने हमें एक कॉन्सेप्ट दिया, एक फॉर्मूला दिया है जिससे प्रॉब्लम बहुत ही इजीली सॉल्व होता है। ओके। सो वो तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो आप लोग लैमिस थ्योरम इजीली अप्लाई कर सकते हो। सो क्या है वो तीन कंडीशंस, आप लोग लैमिस थ्योरम जिस फोर्स सिस्टम को अप्लाई करना चाहते हो उस फोर्स सिस्टम में ओनली 3 फोर्सेस होना चाहिए। ओके, ओनली 3 फोर्सेस। सो कंडीशंस में यहां पर लिख रहा हूं, so number of forces only 3, number of forces only 3। ओके, मोर देन 3 भी नहीं चलेगा, लेस देन 3 भी नहीं चलेगा, एग्जैक्ट 3 फोर्सेस है तो ही आप लोग लैमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। 2 फोर्स है नहीं कर सकते, 4 फोर्स है नहीं कर सकते, ओनली फॉर 3 फोर्स। ये फर्स्ट कंडीशन हुआ। तो चलो मैं यहां पर 3 फोर्स ले रहा हूं, F1, F2 एंड F3। ओके, F1 एंड F2 दोनों के बीच का एंगल मैं एज्यूम कर रहा हूं यहां पर अल्फा, F2 और F3 के बीच का एंगल मैं एज्यूम कर रहा हूं बीटा, एंड F1 एंड F3 के बीच का एंगल मैं एज्यूम कर रहा हूं गामा। सो 3 फोर्स है, 3 एंगल्स है मेरे पास। करेक्ट। नेक्स्ट, सेकेंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ फोर्सेस कितना होना चाहिए, ओनली 3 होना चाहिए। देन सेकेंड कंडीशन है डायरेक्शन, सेकेंड कंडीशन है डायरेक्शन। अब ये तीनों फोर्स का डायरेक्शन आइदर इनकमिंग होना चाहिए और आउटगोइंग होना चाहिए, तीनों के तीनों आउटगोइंग या फिर तीनों के तीनों इनकमिंग होना चाहिए। सो डायरेक्शन आइदर इनकमिंग, आइदर इनकमिंग और आउटगोइंग, ये सेकेंड कंडीशन अच्छे से याद रखो, तीनों का तीनों इनकमिंग या फिर आउटगोइंग। ओके, अगर 2 इनकमिंग है और 1 आउटगोइंग है, लैमिस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर। एंड थर्ड कंडीशन, कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम,
आपके पास 3 फोर्स है, ओके, 3 फोर्स है, तीनों का डायरेक्शन आउटगोइंग भी है, लेकिन वो कॉनकरेंट नहीं है। कॉनकरेंट मतलब सबको पता है, कोप्लानर में हमने देखा था। कॉनकरेंट मतलब ये तीनों फोर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होना चाहिए, ये तीनों के तीनों फोर्स सेम पॉइंट में से पास होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा F1 F2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अलग और F1 F3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अलग, ऐसा नहीं चलेगा। तीनों फोर्स सेम पॉइंट में से पास होनी चाहिए, मतलब ये फोर्स सिस्टम कैसा होना चाहिए, कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो आप लोग लामीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, ओके। चलो, तो डायग्राम आपके सामने है, 3 फोर्स है, तीनों के बीच का एंगल भी पता है, तीनों का डायरेक्शन आउटगोइंग है, एंड प्लस ये कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम है। सो लामीज थ्योरम क्या कहता है, फॉर्मूला क्या है, F1 डिवाइड बाय साइन ऑफ बीटा। मतलब क्या करना है, देखो F1 के टाइम आपको कौन सा एंगल कंसीडर करना है, F1 के टाइम आपको रिमेनिंग 2 फोर्स जो है ना, F1 को छोड़ के बाकी के 2 फोर्स कौन है, F2 एंड F3 है। सो F2 और F3 के बीच का जो एंगल है बीटा, वो आपको यहां पर डिनोमिनेटर में कंसीडर करना है। सो F1 डिवाइड बाय साइन ऑफ बीटा। फिर उसके बाद F2 अपॉन बता, F2 के टाइम आपको कौन सा एंगल लेना है, एंगल बिटवीन रिमेनिंग 2 फोर्सेस। सो F2 के टाइम रिमेनिंग 2 फोर्सेस कौन है, F1 एंड F3। सो दोनों के बीच में एंगल कौन है, गैमा। तो यहां पर क्या आएगा, F2 अपॉन साइन ऑफ गैमा। फिर उसके बाद आएगा F3, F3 के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, साइन ऑफ अल्फा। F3 के डिनोमिनेटर में साइन ऑफ अल्फा, करेक्ट। और ये जो 3 रेशियोज आप लोग कैलकुलेट करते हो, ये तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं, क्लियर। सो एग्जाम में लामीज थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस है, लेकिन बहुत कम है। मतलब ऐसा आएगा, स्टेट एंड एक्सप्लेन लामीज थ्योरम, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लामीज थ्योरम। मतलब 100 में से अगर बोला जाए तो 5% चांसेस है, 5 to 10%। मतलब लास्ट 10 साल के अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर देखते हो तो 1 या फिर 2 बार ही क्वेश्चन पूछा गया रहेगा, समझा। सो अगर क्वेश्चन आ भी गया, थ्योरी क्वेश्चन आ भी गया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लामीज थ्योरम या फिर एक्सप्लेन लामीज थ्योरम, तो भी आप लोग बहुत कुछ लिख सकते हो। 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क के लिए आप लोग पूरा 1 पेज लिख सकते हो। क्या लिखना है, ये 3 कंडीशंस तो उसमें होना ही चाहिए। ये 3 कंडीशन नहीं है और आपने 10 पेज का आंसर लिखा है, कुछ मतलब नहीं है उसको, 0 मार्क मिलेगा, समझा। छोटा सा लिखो आंसर, लेकिन सब पॉइंट्स उसमें कवर होना चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब कवर होना चाहिए। सो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, कंडीशंस, ये डायग्राम और ये फॉर्मूला, बस जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने सामने लिखा है। इतना भी अगर लिखते हो तो भी आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलेंगे, समझा। चलो, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे। इसके ऊपर लामीज थ्योरम के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 में एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क के लिए, ओके। चलो, तो ये क्वेश्चन आपको दिया, डायग्राम देखते ही आपको पता चल रहा है कि मैंने यहां पर एक बकेट लिया है जिसका वेट है 20 kg, ओके। और मैंने यहां पर 2 रोप्स कनेक्ट किए हैं। लेफ्ट साइड का जो रोप है उसका इंक्लिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल सरफेस विथ रिस्पेक्ट टू वॉल 60 डिग्री है, एंड राइट साइड का जो रोप है उसका इंक्लिनेशन 45 डिग्री है विथ रिस्पेक्ट टू
वॉल, वर्टिकल सरफेस। सो आपको कैलकुलेट क्या करना है, टेंशन इन रोप 1 एंड रोप 2। ये अपना रोप 1 है और ये सेकेंड रोप है, रोप 2। अब रोप है मतलब इसमें क्या रहेगा, टेंसाइल फोर्स रहेगा, टेंशन रहेगा, और टेंशन का डायरेक्शन कैसा होता है, अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी या फिर अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ एक्शन, ऐसा भी बोल सकते हो। सो यहां पर देखो ये जो पॉइंट है ये कौन है, पॉइंट ऑफ एक्शन है, पॉइंट ऑफ एक्शन। तो यहां से आपको फर्स्ट टेंशन लेना है T1 और यहां से आपको लेना है सेकेंड टेंशन T2। ओके, और अपना क्वेश्चन क्या है, फाइंड टेंशन इन ईच रोप। क्वेश्चन है फाइंड टेंशन इन ईच रोप। ओके, सो कैसे सॉल्व करना है, देखो इसको सबसे पहले मैंने देखो T1 T2 दोनों का डायरेक्शन कैसा लिया, अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ एक्शन, क्योंकि टेंशन है, टेंशन का डायरेक्शन अवे फ्रॉम बॉडी होता है। और इस बकेट का वेट कैसा है, बकेट का वेट 20 kg दिया है, उसका डायरेक्शन कैसा लेंगे, डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, करेक्ट। तो इसका मैंने वेट लिया वर्टिकली डाउनवर्ड्स। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पर जो फोर्स होता है उसका यूनिट न्यूटन होता है, लेकिन यहाँ पर जो मुझे वैल्यू दिया है वो केजी में दिया है। सो अगर केजी में दिया है तो इसको 9.81 दैट इज ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना है। 9.81 से मल्टीप्लाई करो वो न्यूटन बन जाएगा, समझा, मतलब फोर्स बन जाएगा एक। सो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, 20 को 9.81 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ओके, तो ये मिल गया मुझे वेट। नेक्स्ट, सो यहां पर वेट W डायरेक्शन डाउनवर्ड से T1 T2 ये अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ एक्शन, मतलब तीनों का डायरेक्शन कैसा है, आउटगोइंग है। चलो लैमिस थ्योरम का एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तीनों का डायरेक्शन कैसा है, आउटगोइंग। सेकेंड कंडीशन, नंबर ऑफ फोर्सेस कितना होना चाहिए, ओनली 3। सो T1 T2 एंड वेट, 3 फोर्स है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। एंड और एक कंडीशन क्या था, ये फोर्स सिस्टम कैसा होना चाहिए, कॉन्करेंट होना चाहिए। तो चेक करो T1 T2 एंड वेट, तीनों का पॉइंट ऑफ एक्शन सेम है, तीनों सेम पॉइंट में से पास हो रहे हैं। चलो तो यहां पर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, लैमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। सो आगे का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले मुझे यहां पर T1 T2 वेट एंड वेट T1, मतलब तीनों फोर्स के बीच का एंगल मुझे पता होना चाहिए, तभी मैं लैमिस थ्योरम यूज कर सकता हूं। सो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो सबसे पहले मैं यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूं, हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन बना रहा हूं बाय यूजिंग लैमिस थ्योरम। इसमें वेट मुझे दिया है 20 इंटू 9.81 और इसका यूनिट होगा न्यूटन। तो क्या आएगा यहाँ पर T1 डिवाइड बाय T1 के टाइम आपको एंगल कौन सा लेना है, एंगल बिटवीन W एंड T2 दैट इज 135। सो T1 अपॉन साइन 135। नेक्स्ट T2 अपॉन क्या आएगा, एंगल बिटवीन T1 एंड W दैट इज साइन 120। फिर उसके बाद W अपॉन दैट इज 20 इंटू 9.81 डिवाइड बाय साइन ऑफ 105। ओके, सो T1 एंड T2 आपको कैलकुलेट करना है। सो T1 के टाइम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट रेशो लेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, साइन 135 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो वो न्यूमरेटर में जाएगा, मतलब आपका इक्वेशन कैसा आएगा, 20 इंटू 9.81 इंटू साइन 135 डिवाइड बाय साइन 105, है ना। ये फर्स्ट एंड लास्ट रेशो लिया जिसमें साइन 135 जो कि डिनोमिनेटर में था उसको राइट साइड मैंने न्यूमरेटर में शिफ्ट किया, तो आपका इक्वेशन ऐसा दिखेगा। सो बताओ T1 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 9.81 साइन 135 डिवाइड बाय साइन 105। सो आंसर आ गया 143.62 न्यूटन, करेक्ट। एंड सेकेंड T2 इज इक्वल्स टू, सेकेंड एंड थर्ड रेशो लो जिसमें साइन 120 जो है वो डिनोमिनेटर में, उसको राइट साइड शिफ्ट करो, न्यूमरेटर में जाएगा। सो 20 इंटू 9.81 साइन 120 डिवाइड बाय साइन 105।
तो इसमें आएगा 20 इंटू 9.81 साइन 120 डिवाइड बाय साइन 105, आंसर इज 175.9, 175.9 न्यूटन। तो यहां पर हमें क्वेश्चन क्या दिया था, फाइंड टेंशन इन ईच रोप। सो ये दोनों रोप का टेंशन T1 T2 आपको कैलकुलेट करना था। सबसे पहले हमने क्या किया, लैमिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए तीनों फोर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट किया, और एंगल फाइंड करने के लिए हमने राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज किया। ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन 180 होता है। 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, ये दोनों एंगल्स गिवन था, तो ये 60 ये 90 तो ये 30 आएगा, ये 45 ये 90 तो ये भी 45 आएगा, करेक्ट। और फिर उसके बाद मैंने ये FBD ड्रॉ किया एंड देन लैमिस थ्योरम। देखो कैलकुलेशन बहुत इजी है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, डायग्राम का। अब डायग्राम जितना नीट और क्लीन बनाओगे आपका कैलकुलेशन उतना ही परफेक्ट आएगा, समझा, जल्दी होगा और आपका कैलकुलेशन। सो डायग्राम नीट एंड क्लीन बनाना चाहिए आपने। चलो तो कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई चाहिए, फटाफट रिप्लाई चाहिए, ये समझा सबको, यस और नो, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। इसमें स्पीयर वाले एग्जांपल्स बहुत आते हैं, सिंगल स्पीयर, डबल स्पीयर, ट्रिपल स्पीयर। सिंगल स्पीयर वाला जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क के लिए आता है, 4 to 5 मार्क्स। डबल स्पीयर एंड ट्रिपल स्पीयर वाले जो एग्जांपल्स है वो 8 to 10 मार्क्स के लिए आता है, लेकिन आते जरूर है, कंफर्म आता है। तो ये स्पीयर वाले एग्जांपल्स का प्रैक्टिस थोड़ा अच्छे से करना है आपको। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल डायग्राम का है। डायग्राम आप जितना नीट और क्लीन बनाओगे कैलकुलेशन उतना ही ईजी रहेगा। तो ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया है। दो इंक्लाइंड सरफेस के बीच में मैंने एक स्पीयर रखा है। इस सरफेस का एंगल है 30 डिग्री और इस सरफेस का एंगल है 45 डिग्री, ओके। और इस स्पीयर का वेट है, बॉडी का वेट हमेशा हम लोग वर्टिकली डाउनवर्ड से लेते हैं। सो बॉडी का वेट आपको दिया है 1000 न्यूटन, और क्वेश्चन है फाइंड रिएक्शंस एट ऑल कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, ओके। और ये डायग्राम आपको दिया है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। वैल्यूज डिफरेंट आए रहेंगे लेकिन प्रोसेस सेम है, कंसेप्ट सेम है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले चेक करना है इस बॉडी का वेट 1000 न्यूटन, जो कि हमें वर्टिकली डाउनवर्ड्स ड्रॉ करना है। सो यहां पर मैं बॉडी का वेट ड्रॉ कर रहा हूं वर्टिकली डाउनवर्ड्स, 1000 न्यूटन, करेक्ट। नेक्स्ट, अब फाइंड रिएक्शंस एट ऑल कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बोला है। सबसे पहले कॉन्टैक्ट पॉइंट्स चेक करो यहां पर कितने हैं। ये स्पीयर जो है वो लेफ्ट साइड के सरफेस को टच कर रहा है, तो यहां पर एक कॉन्टैक्ट पॉइंट मिलेगा, इसको 1 देते हैं नाम। राइट साइड वाले सरफेस को भी टच कर रहा है, ये हो गया अपना सेकेंड कॉन्टैक्ट पॉइंट, ओके। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस को टच नहीं कर रहा है वो,
सो यहाँ पर कॉन्टैक्ट पॉइंट नहीं बनेगा। सो यहाँ पर ओनली 2 कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो ये स्पीयर 2 इंक्लाइंड सरफेस के बीच में रखा है। तो इस स्पीयर ने क्या किया है, दोनों इंक्लाइंड सरफेस पर फोर्स अप्लाई किया। तो ये सरफेस क्या करेंगे, उसको रिएक्ट करेंगे, करेक्ट, रिएक्ट करेंगे। सो कितना रिएक्ट करेंगे वही हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो यहां पर फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट पर हमें एक रिएक्शन मिल गया R1। अब एक बात हमेशा याद रखो, ये जो रिएक्शन होता है इसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। अब ऐसा क्यों, नॉर्मल रिएक्शन क्यों कहते हैं, या फिर जस्ट नॉर्मल बोला तो भी चलता है? क्योंकि यहां पर ये जो सरफेस है वो इस स्फीयर को कैसा है, टैंजेंशियल है, टैंजेंशियल। और ये रिएक्शन जो है ये सरफेस को परपेंडिकुलर होता है हमेशा। रिएक्शन सरफेस को हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अब ये सरफेस स्फीयर को टैंजेंशियल है, रिएक्शन सरफेस को परपेंडिकुलर है। तो बताओ, जो लाइन टैंजेंट को परपेंडिकुलर होता है उस लाइन को हम लोग नॉर्मल कहते हैं, करेक्ट। जो लाइन टैंजेंट को परपेंडिकुलर होता है उसको नॉर्मल कहते हैं। तो यहां पर देखो ना, ये रिएक्शन सरफेस को, जो कि सरफेस जो कि स्फीयर को टैंजेंट है तो उसको परपेंडिकुलर है, तो यहां पर ये रिएक्शन क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो इसको आप लोग नॉर्मल भी बोल सकते हो। चलो, तो यहां पर ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, क्लियर। सो ये अगर 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री गिवन है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है, 180 होता है। सो ये 30 है, ये 90 है, ये 60 आ गया, करेक्ट। फिर उसके बाद यहां से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। तो बताओ, ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री। ऐसे टाइप के एंगल्स को अल्टरनेट एंगल कहते हैं, समझो। नेक्स्ट, अब ये सेकंड कॉन्टैक्ट पॉइंट पर देखो। सेकंड कॉन्टैक्ट पॉइंट पर यहां पर भी मैं एक रिएक्शन ड्रॉ कर रहा हूं, ओके। ये रिएक्शन भी सरफेस को कैसा है, परपेंडिकुलर। R2 रिएक्शन लिया, सरफेस को परपेंडिकुलर है। ये 45 डिग्री गिवन था ना, सो ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, 45 डिग्री, ओके। नेक्स्ट, अब ये एंगल अगर 45 है तो यहां से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूं। तो ये 45 है तो ये भी कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। ऐसे टाइप के एंगल्स को अल्टरनेट एंगल कहते हैं, समझा। तो चेक करो यहां पर टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस कितना है, R1 है, R2 है एंड 1000 है। 3 फोर्सेस है, तीनों का डायरेक्शन कैसा है, इनकमिंग है, इनकमिंग। मतलब लैमिस थ्योरम के कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। नंबर ऑफ फोर्सेस 3 है, कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम है, डायरेक्शन इनकमिंग है। चलो, तो यहां पर लैमिस थ्योरम के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। सो स्टार्ट करते फिर। प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने टेंसाइल फोर्स लिया था, टेंसाइल, वहां पर फोर्स का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी था। इस बार ये रिएक्शंस है, रिएक्शंस का डायरेक्शन टुवर्ड्स बॉडी होता है, करेक्ट। सबसे पहले आपको यहां पर तीनों फोर्स के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है। ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों के बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री। सो ये 90 है, ये 45 है, ये तो टोटल आएगा 135। सेम वैसे ही यहां पर एंगल कितना है, 90। सो 90 प्लस 60 150 आएगा। तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, करेक्ट। तो सबसे पहले एफबीडी ड्रॉ करते हैं। इसमें 3 फोर्स आएंगे। एक आएगा 1000 न्यूटन जो कि स्पीयर का वेट है। फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट का रिएक्शन R1, सेकेंड कॉन्टैक्ट पॉइंट का रिएक्शन R2। अब बताओ 1000 एंड R2 दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 प्लस 45 135। 1000 एंड R1 दोनों के बीच का एंगल 90 प्लस 60 कितना आएगा, 150। कंप्लीट सर्कल का एंगल 360 होता है। सो 360 माइनस, ये दोनों वैल्यूज करना है। सो 360 माइनस 150 माइनस 135, ओके। सो आंसर आ गया 75। चलो फिर लैमिस थ्योरम के कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। तो बताओ इक्वेशन क्या आएगा, R1 डिवाइड बाय साइन ऑफ 135, नेक्स्ट R2 डिवाइड बाय साइन ऑफ 150 एंड थर्ड 1000 डिवाइड बाय साइन ऑफ 75। सो आज के लेक्चर में हमने लैमिस थ्योरम देखा। लैमिस थ्योरम के रिलेटेड हमने 2 एग्जांपल सॉल्व किए
और उसके पहले हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखा, इक्विलिब्रियम का मीनिंग देखा, फिर कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम देखे। ओके, सो आज हमने एकदम सिंपल से स्टार्ट किया था, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए अपना। कॉन्फिडेंस अगर बढ़ेगा तभी अपने आंसर्स करेक्ट आने लगेंगे, समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस लेंगे। आज तो हमने सिर्फ सिंगल स्पीयर के ऊपर फोकस किया है। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डबल स्पीयर, ट्रिपल स्पीयर के ऊपर फोकस करेंगे। ओके, वैसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में 8 या 10 मार्क के लिए आता है, और ये सिंगल स्पीयर वाला क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क के लिए आता है। ओके, सो आज का लेक्चर सबको समझा? यस और नो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई चाहिए। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको बोलो लेक्चर ज्वाइन करने के लिए, उनको भी ये सब लेक्चर का मजा आना चाहिए, उनको भी ये टॉपिक सब समझ में आने चाहिए। सो आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग जितने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को बोलोगे, देखो अपने ये आरकेडमी जो नाम है, आरकेडमी क्लास जो है, इसका कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। ब्रांड एम्बेसडर मतलब कोई एक्टर एक्ट्रेस ऐसा कोई नहीं है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आप लोग हो, स्टूडेंट हो। आप लोग ही आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको बुलाते हो। मतलब हमारा देखो कहीं पर भी बैनर नहीं दिखेगा, किसी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज नहीं मिलेगा, या फिर किसी भी टीवी चैनल पर अपना ऐड नहीं मिलेगा। सो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं वो माउथ पब्लिसिटी से आते हैं, एक दूसरे को रेफर करके आते हैं। ओके, सो आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स को यहाँ पर बुलाओगे, हम लोग को बहुत मज़ा आएगा, और हम लोग और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए फिर स्टॉप करते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलो, ये लेक्चर आपको कैसा लगा, समझ में आया, यस और नो। सो प्लीज़, थैंक यू वेरी मच।